Hello guys, today we will discuss about Article 124 of Indian Constitution। तो जो आर्टिकल 124 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट 1 के अंदर आता है। मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 1 है उसके अंदर आर्टिकल 124 आते हैं, जिसके अंदर हम यूनियन और इट्स टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 124 में हम क्या क्या पढ़ते हैं? यूनियन और इट्स टेरिटरीज़। चलिए आर्टिकल 1 देखते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 डिफाइंस इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 के अंदर डिफाइन करा गया है कि इंडिया यानी कि भारत, ये दोनों वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वर्ड आर्टिकल के अंदर मेंशन है। अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है या नहीं, तो आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 1 के अंदर ये दोनों वर्ड मेंशन करे गए हैं और कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अब यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है उसमें स्टेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो फेडरेशन है उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे कि यूएसए में है। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब है कि वो सेंटर से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूनियन है वो फेडरेशन का उल्टा होता है। यूनियन में जो स्टेट्स हैं वो उनके पास अलग होने का राइट नहीं होता, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो सेंटर के अंडर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की तरह काम करते हैं। यानी कि जो यूनियन है उसमें स्टेट्स आर ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न क्रिएटेड बाय सेंटर। मतलब जो यूनियन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी टेरिटरी को स्टेट्स में डिवाइड कर देती है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं जो इजी हो सके। ठीक है, तो ये यूनियन होता है और ये फेडरेशन होता है। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। मतलब आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नई स्टेट एस्टेब्लिश कर सकती है, लेकिन शर्त ये है कि that were not previously part of the territory of India। मतलब आर्टिकल 2 के अंदर ऐसी स्टेट का एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट करती है जो कि अभी तक इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। मतलब आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि वो नया स्टेट एडमिट कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है। बस ये जो टेरिटरी है वो इंडिया के फॉरेन टेरिटरी होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं है अभी तक जो टेरिटरी, अगर उसका एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट करना है इंडिया के अंदर तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आता है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड सिंपल मेजोरिटी रादर देन फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 2 के अंदर अगर कोई नई स्टेट का एडमिशन हो रहा है, किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया के अंदर इंक्लूड करा जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करनी, जो कि आर्टिकल 368 के अंडर करते हैं। बस इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ग्रांट द पावर टू पार्लियामेंट टू अल्टर द इंटरनल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को ये पावर होती है कि वो जो इंडिया है उसकी टेरिटरी का जो इंटरनल मैप है उसको चेंज कर सकती है। यानी कि न्यू स्टेट फ्रॉम ओल्ड स्टेट, मतलब कोई पुरानी स्टेट है उससे 2 स्टेट बना दे, नई स्टेट बना दे उससे, या 2 स्टेट को मर्ज करके एक नई स्टेट बना दे, या फिर बाउंड्री को अल्टर कर दे, नेम चेंज कर दे। तो ये सब आर्टिकल 3 के अंदर डील होते हैं। आर्टिकल 2 और 3 में आप कंफ्यूज मत हो ना। आर्टिकल 2 में फॉरेन टेरिटरी के बारे में है और आर्टिकल 3 में इंडिया के अंदर जो अभी तक जो टेरिटरी है उसके अंदर चेंजेस इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर देखते हैं कि हम कैसे आर्टिकल 3 के अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो करती है पार्लियामेंट। तो जो एक जिस का भी अगर स्टेट का नई स्टेट बनानी है या फिर स्टेट का मर्जर करना है या नेम चेंज करना है, उसका बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये बिल सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होगा। ये बिल
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो एक पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेके। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने से पहले उन स्टेट से जो कि अफेक्टेड है इस चीज़ से, यानी कि जिस स्टेट का मर्जर हो रहा है या फिर जो स्टेट का नेम चेंज हो रहा है या बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं, उस स्टेट से अपने व्यूज़ मांगती है विद इन अ टाइम फ्रेम, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये मेरा विद का साइन है, ठीक है, मैं इसे विद लिखती हूँ, विद इन अ डेफिनेट टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम देती है स्टेट्स को कि अपने व्यू दो इस चीज़ पे। लेकिन जो ये व्यू है ये प्रेसिडेंट के ऊपर कंपलसरी नहीं होते, ठीक है। वो ले भी सकती है, उन कंसिडर भी कर सकती है उनके व्यूज़ को और नहीं भी कर सकती है, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि स्टेट के व्यूज़ जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर के वो कंपलसरी हैं, ठीक है। ये बात इसमें यही बात बोली गई है। चलिए आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 एंश्योर्स दैट लॉ क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर पास्ड एज ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। मतलब आर्टिकल 4 के अंदर कहा गया है कि अगर जो आर्टिकल 2 और 3 है, यानी कि किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में इंक्लूड करना या फिर इंडिया के इंटरनल मैप को चेंज करना, उसके लिए सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन चाहिए, ना कि आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट करनी है, ठीक है। सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से ये आर्टिकल 2 और 3 के अंदर लॉज पास करे जा सकते हैं, ठीक है। एनी लॉ पास्ड अंडर आर्टिकल 2 and 3, जब कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के अंडर पास करा जाता है तो मस्ट इंक्लूड नेसेसरी प्रोविजन टू अमेंड फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई भी हम लॉ पास करते हैं तो उसमें शेड्यूल 1 और 4th शेड्यूल को अमेंड करने के प्रोविज़न भी होने चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता था, नेम ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज़। तो अगर हम आर्टिकल 2 और 3 में यही तो है कि कोई नया स्टेट एडमिट हो रहा है, कोई बाउंड्री चेंज हो रही है, टेरिटरी चेंज हो रही है, तो फर्स्ट शेड्यूल में उसका नेम ऑफ ऑल स्टेट आता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में प्रोविज़न, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करने के प्रोविज़न और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड करने के प्रोविज़न होने बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट शेड्यूल में मैंने बताया था नेम ऑफ ऑल स्टेट और यूटीज़ आता है, और फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा आता है, ठीक है। आपको पता ही है अगर कोई भी स्टेट मान लो ऐड करा जा रहा है इंडिया में, तो उसको राज्यसभा में भी सीटें अलॉट होंगी ही होंगी, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल में और फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट को अमेंड करने के नेसेसरी प्रोविज़न होने चाहिए, ठीक है। ये बात कही गई है आर्टिकल 4 में। तो आज हमने आर्टिकल 1 to 4 या फिर कह सकते हैं पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया है। तो अगर आपको मेरी आर्टिकल 1 to 4 से जो आज की वीडियो है उससे पहले के जो आपको टॉपिक कवर करने हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन देने हैं या फिर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है।